ठीक है? हम लोग डिस्कस कर रहे थे अर्ली इफेक्ट्स ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन इन ह्यूमंस के बारे में, राइट? तो कंटिन्यू करते हैं, इट इज जस्ट ए कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस लेक्चर. द एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम is a broad term used to describe a range of signs and symptoms that affect severe damage to a specific organ system and that can lead to death within hours or up to several months after exposure. थोड़ा लंबा सेंटेंस है, इसलिए वैसे भी हम लोग तोड़ तोड़ के पढ़ने की आदत डेवलप हो चुकी है, क्योंकि हमें समझना है, तो चलते हैं उसी रास्ते. हैं, जिस रास्ते से चलते आ रहे हैं उसी रास्ते से चलेंगे. ठीक है? देखो, एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम जो है, जहां पे भी वर्ड यूज हो रहा है, राइट, उसको क्या बोल रहे हैं? एक ब्रॉड टर्म है. और किस चीज के लिए यूज होता है? क्या डिस्क्राइब करने के लिए? इट इज यूज टू डिस्क्राइब ए रेंज ऑफ साइन एंड सिम्टम को डिस्क्राइब करता है. क्या करता है? एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम एक रेंज ऑफ साइन एंड सिम्टम्स को डिस्क्राइब करता है. और वो साइन एंड सिम्टम जो है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है? दैट रिफ्लेक्ट्स सीवियर डैमेज टू ए स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम, या तो एक सीवियर डैमेज हुआ किसी स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम को, एंड दैट कैन लीड टू डेथ. उस सीवियर डैमेज के कारण क्या हुआ? इट विल लीड टू डेथ विद इन एन आवर या अप टू सेवरल मंथ आफ्टर द एक्सपोजर, राइट? मतलब डेथ जो होगा वो विद इन आवर भी हो सकता है या कई महीनों के बाद हो सकता है, लेकिन वो किस लिए हुआ? इट इज ड्यू टू एक्सपोजर टू ए स्पेसिफिक ऑर्गन, करेक्ट? स्पेसिफिक ऑर्गन. और उस स्पेसिफिक ऑर्गन को जो डैमेज हुआ उसमें क्या साइन एंड सिम्टम डेवलप होंगे, वो सारे टर्म को, ये तीनों चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम टर्म का यूज करते हैं. सो एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम क्या डिस्क्राइब कर रहा है? इट इज ए ब्रॉड टर्म विच डिस्क्राइब्स रेंज ऑफ साइन एंड सिम्टम, राइट? वो साइन एंड सिम्टम कैसे डेवलप हुआ? बिकॉज ऑफ ए डैमेज टू ए स्पेसिफिक ऑर्गन. तो ये साइन एंड सिम्टम डेवलप होगा, और यदि ये साइन एंड सिम्टम डेवलप हुआ तो डेथ विद इन आवर हो सकता है या विद इन मंथ, या थोड़ा लंबे टाइम के बाद हो सकता है, मे बी लाइक आफ्टर ए मंथ. इसको डिस्क्राइब करने के लिए टर्म यूज कर रहे हैं एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम का. चलें आगे. गुड. द नेचर ऑफ दीज इंजुरीज, the nature of these injuries, the time at which they are expressed, and often the duration are a function of the absorbed dose and the rate at which it is received by the individual. क्या बोल रहा है? कि nature of these injuries, मतलब किस टाइप की इंजुरी होगी, द टाइम एट विच दे आर एक्सप्रेस्ड, और ये इंजुरी जो होगी, जो भी इंजुरी हुई उसकी जानकारी कब होगी, कब वो एक्सप्रेस्ड होएगा, किस टाइम के बाद एक्सप्रेस होएगा, राइट? एंड ऑफन द ड्यूरेशन, मतलब कितने देर तक, वो ड्यूरेशन क्या होगा, जो साइन एंड सिम्टम और जो कुछ भी जो एक्सप्रेस होगा उसका ड्यूरेशन क्या होगा? इट इज ए फंक्शन ऑफ एब्जॉर्ब डोज, कितना एब्जॉर्ब डोज लगा है वो, एंड द रेट एट विच दे आर रिसीव्ड, मतलब किस रेट से वो रिसीव हुआ उसके ऊपर डिपेंड करेगा. ठीक है. द सेपरेट कंपोनेंट सिंड्रोम्स सच एज हेमेटोपोएटिक सिंड्रोम, द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिंड्रोम, the cardiovascular syndrome, and the central nervous system CNS syndrome are discussed in detail in number of references. पहले बोला उसके रेफरेंस उसने प्रोवाइड कर दिया कि ये सिम्टम जो है वो और भी जगह पे काफी अच्छे से डिस्कस हुए हैं. The following description of symptoms are associated with large acute exposure to ionizing radiation is taken from medical management of radiological
कैजुअलिटी हैंडबुक प्रिपेयर्ड बाय आर्म्ड फोर्स रेडियोबायोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। दूसरी चीज ये बात बोल रहा है कि अब जो कुछ भी वो साइन एंड सिम्टम जो कुछ भी ये लोग डिस्कस कर रहे हैं या करने वाले हैं, राइट, वो ये सिम्टम जो है एसोसिएटेड किसके साथ है? लार्ज एक्यूट एक्सपोजर टू आयोनाइजिंग रेडिएशन। और इसको कहां से लिया? एक रेफरेंस बुक दे दिया कि इस बुक से लिया हुआ, राइट। पहले का बता दिया कि ये सिंड्रोम जो है डिटेल में हिमेटोपायोटिक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और कार्डियोवास्कुलर सिंड्रोम जो है और एंड सीएनएस, ये किसी बुक के लिए रेफरेंस दे दिया कि इसमें अच्छे से डिस्कस हुआ, आपको पढ़ना तो पढ़ लो। और दूसरा बोला आगे जो हम बताने जा रहे हैं वो हमने कहां से उठा लिया? ये द सिम्टम, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द symptom associated with large acute exposure to ionizing radiation is taken from medical management of radiological casualty handbook। मतलब बेसिकली उस बुक से उठाया कि जहां पे यदि रेडिएशन कोई कैजुअलिटी हो गई है तो उसको कैसे मेडिकली मैनेज करना, उस बुक से इन्होंने लिया है। तो इन्होंने भी अपना रेफरेंस कोट कर दिया। जैसे हम लोगों ने शुरू में डिस्क्लेमर बोल दिया कि भाई हम आपके बुक को ही उठा रहे हैं, हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने स्टूडेंट को समझाने के लिए। इसका पर्पस प्योरली जो है वो एजुकेशनल है, राइट। और ये आप लोगों को भी हम बोलते हैं, बोलना चाहेंगे कि जब भी कभी भी करो ये इस ऑनेस्टी को मेंटेन रखना। वो मत बताना जो आपका अपना नहीं है कि वो मेरा अपना है। जो आपका है वो बोलो कि ये मेरा है, अपना कंटेंट बनाया हुआ, मैंने अपना मेहनत किया। लेकिन यदि दूसरे जगह से कोई उठा रहे हो तो प्रॉपरली एक्नॉलेज करना चाहिए आप लोगों को भी, ठीक है। सो होल बॉडी गामा एब्जॉर्ब डोज रेट एज लो एज 0.35 ग्रे कैन कॉज नोशिया, वही ऑलरेडी हम लोग उस टेबल में भी देख चुके हैं। वीकनेस and appetite loss within few hours following acute exposure। ठीक है, हम अच्छा है कि हम लोग बार बार इसको रिपीट करेंगे ताकि कुछ तो याद रहे। और हम ये भी आप लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे कि एक ही को, यदि एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम और ये सिंड्रोम वाली बात है ना, जो थ्रेशोल्ड जहां जहां पे मेंशन है, कोई भी एक बुक से पकड़ो, उसी को बार बार पढ़ना ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे। एटलीस्ट बार बार उसको पढ़ के कम से कम आपको एक रफ आइडिया तो जरूर लग जाएगा कि ये वैल्यूज था। थोड़ा आगे पीछे बोलोगे और क्या, राइट। सो इट वाज एब्जॉर्ब डोजेस एज लो एज, देखो इसमें डोज रेट नहीं है, एब्जॉर्ब डोजेज एज लो एज 0.35 ग्रे कैन कॉज नोशिया, वीकनेस एंड एपेटाइट लॉस विद इन फ्यू आवर्स आफ्टर फॉलोइंग एक्यूट एक्सपोजर है। बिल्कुल एक्यूट एक्सपोजर लगा यदि 0.35 ग्रे का, तो नोशिया होगा, वीकनेस होगा और एपेटाइट लॉस हो सकता है विद इन एन आवर। These symptoms will disappear within few hours। ये जो भी होगा वो थोड़ी देर के बाद वो अपने आप चला जाएगा। So there is no issues here, right? आया, लेकिन ये आपको आइडिया लग जाएगा जब आप क्लिनिकल हिस्ट्री लोगे, पूछोगे उस समय पे कैजुअलिटी हुई तो ऐसा लग रहा है क्या, या वो बोलेगा भूख लगा, कमजोरी लग रही है, नौशिया की फीलिंग आ रही है, तो आपको आइडिया लग जाएगा इसको तो एक्सीडेंट हुआ, प्रूफ है ही, और इसका लगभग इसके आसपास का तो लगा ही होगा, नहीं, राइट। in the range of 0.70 से 1.25 gray, there is a 5 to 30% probability of transient nausea within a few hours of exposure. Death is not expected unless the individual is more susceptible to the effects of exposure because of other factors such as chronic infection। यदि उसको कोई ऑलरेडी क्रोनिक इन्फेक्शन पहले से है तो शायद ये चीजें जो होंगी वो डेथ को में लीड कर सकते हैं। अदरवाइज 5 से 30% प्रोबेबिलिटी है कि उसको नौशिया जो होगा, यदि 0.70 से 1.25 ग्रे के बीच का एक्सपोजर है तो उसकी नौशिया की फीलिंग्स होगी।
यहां तक डिस्कस कर चुके थे हम लोग। बिटवीन 1.25 एंड 3 ग्रे, यदि डोज जो होगा बिटवीन 1.25 से 3 ग्रे के बीच में है, राइट, देयर इज इंक्रीजिंग प्रोबेबिलिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ नॉशिया एंड वोमिटिंग, राइट। यदि डोज बढ़ते जा रहा है, यदि 1.25 से 3 ग्रे के बीच में है, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और इंटेंसिटी भी, प्रोबेबिलिटी भी होगी ज्यादा और इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी नॉशिया वोमिटिंग की। ठीक है, अभी बहुत कुछ नहीं डिस्कस किया, एक ही लाइन डिस्कस किया। ठीक है, कि बिटवीन 1.25 एंड 3 ग्रे के बीच में यदि डोज होगा, एब्जॉर्ब डोज होगा, तो देयर विल बी देयर इज इंक्रीजिंग प्रोबेबिलिटी एंड इंटेंसिटी, दोनों ही, प्रोबेबिलिटी भी होगी और इंटेंसिटी भी होगी, दोनों में डिफरेंस है। प्रोबेबिलिटी मतलब होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि नौशिया होगा है, वो बढ़ते जाता है, और फ्रीक्वेंसी जो होगी वो इंटेंसिटी ऑफ नौशिया मतलब बार बार वॉल्यूम, हाँ ये भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, इंटेंसिटी या बार बार, ऐसा भी नहीं हो सकता। हाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटेंसिटी मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ नौशिया एंड वोमिटिंग जो होगी वो ज्यादा होगी बढ़ेगी, वो भी बढ़ेगी, राइट। एज वेल एज माइल्ड टू मॉडरेट वीकनेस भी होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि माइल्ड टू मॉडरेट वीकनेस होगा, इंटेंसिटी ऑफ नौशिया एंड वोमिटिंग होगी, और इस सब की प्रोबेबिलिटी होने, नौशिया एंड वोमिटिंग की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी यदि डोज 1.25 से 3 ग्रे के बीच में होगा तो। ठीक है सर, चलें आगे। इफ एक्सहिबिटेड, यदि मान लो कि ये चीज दिखा, these symptoms will persist up to 2 days, ऐसा सिम्टम जो है वो 2 दिन तक कंटिन्यू रहेगा, राइट। शैल आई मूव अहेड? ओके, देखो जहां भी रोकना होगा बता देना आप लोग। Although mortality is still expected to be low in this exposure range, medical problems will include infection, bleeding and fever। मतलब उस पेशेंट को वो बोल रहे हैं कि मोर्टेलिटी एक्सपेक्टेड जो है वो लो होगी, कम चांसेस है कि वो आदमी मतलब डेथ का चांसेस कम है, लेकिन मेडिकल प्रॉब्लम जो है उसको रहेगा, इन्फेक्शन उसको होगा, ब्लीडिंग हो सकती है और उसको फीवर हो सकता है। ठीक है, wounds or bones received by patient will significantly increase morbidity and mortality। यदि मान लो कि उस पेशेंट को कट्स भी हुआ है, बोन भी है, जला भी है, और उसके साथ इतना का एक्सपोजर लगा हुआ है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, इट विल इंक्रीज मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी बोथ। ठीक है जी, क्लियर। midline absorbed dose to the whole body, right, in the range of 3 ग्रे के बीच में, right। यदि midline absorbed dose जो है to the whole body is in the range of 3 ग्रे, 4 ग्रे जो है टिश्यू एब्जॉर्ब्ड इन फ्री इन एयर है, वो इक्विवेलेंट होगा। यदि 4 ग्रे का एक्सपोजर फ्री इन एयर आ रहा है तो होल बॉडी मिडलाइन को जो डोज मिलेगा वो 3 ग्रे के आसपास में मिलता है, राइट। विल प्रोड्यूस अबाउट 50% चांस ऑफ डेथ फॉर अनट्रीटेड एडल्ट इंडिविजुअल अबाउट 60 डेज। इसी को बोलते हैं LD 50/60। LD देखो ये क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में आप लोग, राइट। और देखो ये ना कुछ रेडियो बायोलॉजी के मैक्सिमम क्वेश्चन जो होगा, यदि एक बार उठ जाएगा ना आपके भाइबा में, समझ गए, तो डॉक्टर्स जो भी हो गए क्लिनिशियन, वो रेडियो बायोलॉजी से क्वेश्चन बहुत पूछता है, ये बात याद रखिएगा। एक बार बस ट्रिगर हो जाना चाहिए, रेडियो बायोलॉजी जहां आया बस आपको रेडियो बायोलॉजी फिर अच्छे से आना चाहिए उस फायदा से निकलने के लिए। ओके,
सो ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है। 4 ग्रे तो है ही, यही 4 ग्रे जो बोला ना, फ्री इन एयर, ये लिखा है ना, हाँ 4 ग्रे टिश्यू एब्जॉर्ब डोज फ्री इन एयर। जो 4 ग्रे का डोज यदि है, राइट, जिसके केस में 3 ग्रे जो है मिड लाइन को लग रहा है, तो उस केस में 50% पॉपुलेशन जिसको एक्सपोजर लगा हुआ है वो 60 डेज में, इफ अनट्रीटेड, यदि उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला तो, ठीक है। स्टडीज इन एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स इंडिकेट जुवेनाइल्स मे बी मोर ससेप्टेबल, ठीक है, राइट, एट हायर एब्जॉर्ब डोजेज sign and symptom of lower absorbed dosage will persist and become more severe। मतलब यहां पे जो साइन एंड सिम्टम जो है लोअर डोज पे दिखता है, वो हायर डोज पे भी परसिस्ट करेगा और ज्यादा सीवियर होगा, ठीक है। बढ़िया, आगे बढ़ जाऊं? गुड। In addition, within 3 or 4 days, the patient will experience frequent diarrhea, right? Will experience frequent diarrhea, anorexia, increased fluid loss, ulceration, and the probability of death increases dramatically। क्या हुआ? जो 4 ग्रे का यदि एक्सपोजर लगा, एब्जॉर्ब डोज हुआ, राइट, 3 से 4 दिन के अंदर में, पहले तो बोला LD 50/60, राइट, कि 50% पॉपुलेशन यदि आपने ट्रीट नहीं किया तो दे विल डाई विद इन 60 डेज, राइट। दूसरी बात बोल रहा है विद इन 3 and 4 डेज, 3 से 4 दिन, 3 या 4 दिन के अंदर में द पेशेंट विल एक्सपीरियंस फ्रिक्वेंट डायरिया, एनोरेक्सिया, increased fluid loss, ulceration, and the probability of death, it increases dramatically, right? At absorbed doses in excess of 5 gray, right, मतलब 5 ग्रे से यदि ज्यादा एक्सपोजर होगा विदाउट ट्रीटमेंट, mortality could reach 100% with some death occurring within as little as 2 to 3 weeks। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? यदि 5 ग्रे से ज्यादा एक्सपोजर होगा और हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया तो 100% जो पॉपुलेशन जो होगा डेथ होएगा विद इन 2 to 3 वीक्स में। तो देखो ये इंफॉर्मेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इमरजेंसी रेस्पॉन्डर जो लोग जा रहे हैं काम करने के लिए, और इसके पहले के 2 लेक्चर जो हम लोगों ने डिस्कस करे हैं वो भी सुनने और समझने बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कि कितना दूर रहना है डिटोनेशन साइट जो है जहां पे एक्सप्लोड हुआ है, एक रफ आइडिया लगा करके नहीं, वो वहां पे रेडियस, वहां पे एब्जॉर्ब डोज उसका रेट दे रहा है, तो हमें पता है कि इतने दूर इसके अंदर यदि गए तो एक्सपोजर रेट जो होगा वो ज्यादा होगा। तो वहां पे एक्चुअल डिसीजंस लेना कि जाना जरूरी है कि नहीं है, कितना फायदा है, जस्टिफाइबल होना चाहिए। तो अपनी जान का मतलब चीजें ना वो पता होना चाहिए, पहले हम बचेंगे तब ना आगे कुछ काम करेंगे। ठीक बात है? ओके, गुड। विथ इफेक्टिव ट्रीटमेंट क्या होगा? इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम एक्यूट रेडिएशन इंजुरी विथ नो अदर कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर आर लाइकली टू रिकवर एट एब्जॉर्ब डोजेज अप टू 10 ग्रे। देखो इसलिए ट्रीटेड जरूरी है। बोल रहे हैं क्या कि विथ इफेक्टिव ट्रीटमेंट, यदि आप इफेक्टिव ट्रीटमेंट दे रहे हो, राइट, तो जिनको भी एक्यूट इंजरी हुई है और कोई कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर नहीं है, लाइक कोमॉर्बिडिटी भी तो होती है ना लोगों को, ऑलरेडी पहले से वो डिजीज था, चाहे उसको कोई प्रॉब्लम था फिर वो लगा, राइट, तो उस केस में यदि ऐसा नहीं है तो 10 ग्रे भी यदि एब्जॉर्ब डोज यदि किसी को लगा है तब भी वो बंदा रिकवर कर सकता है। दे आर लाइकली टू रिकवर एट डोज up to
10 ग्रे, अप टू 10 ग्रे तक जो है लोग रिकवर ठीक हो सकते हैं। तो ट्रीटमेंट जरूरी है। ये नहीं सोचना है अरे 4 ग्रे से तो ऊपर हो गया अब ये ना बचेगा नहीं, वी शुड ट्रीट। सही है, चलिए आगे बढ़े। बहुत बढ़िया चलो, इन केस ऑफ एक्सटर्नल एक्सपोजर non-uniform or partial body irradiation can occur when part of the body is shielded from the source or when the exposed individual is close to the source। देखो, जब भी एक्सटर्नल एक्सपोजर होगा तो कोई जरूरी नहीं है कि पूरी बॉडी को यूनिफॉर्म एक्सपोजर लगे, कि यूनिफॉर्मली होल बॉडी विल बी एक्सपोज्ड। तो उस केस में नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि कुछ बॉडी के कुछ पार्ट को एक्सपोजर लगेगा, कुछ को नहीं लगेगा, राइट। तो उसको बोलेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे, या पार्शियल बॉडी इरेडिएशन भी बोल सकते हैं, कि स्पेसिफिकली हमने बाकी एरिया सील्डेड था और एक पर्टिकुलर बॉडी का पार्ट जो था वो एक्सपोज्ड हुआ, करेक्ट, उसी को एक्सपोजर लगा, राइट। तो उस केस में क्या होगा, एक तो ये हो गया, और व्हेन इंडिविजुअल दूसरा, और पार्शियल बॉडी एक्सपोजर एक तो इस केस में होगा जब सील्डेड होगा कोई पार्ट, और दूसरे केस को क्या होगा कि जब सोर्स के बहुत क्लोज होगा। ये क्यों होगा, इसलिए होगा कि देखो सोर्स जो है, सपोज करो सोर्स यहां पे है, राइट, तो ये हमें पता है कि इसका आइसोटोपिक डायरेक्शन होगा, करेक्ट। आइसोटोपिक डायरेक्शन होगा तो पहला जो सर्कल जो बनेगा जिस पास में, तो ये बनेगा एक, यहाँ पे होगा एक्सपोजर इतना दूर तक, फिर जैसे दूर बढ़ेंगे तो इतना दूर बढ़ेगा, फिर तीसरा इससे बड़ा गोला, लाइक दैट, ऐसा चलेगा। मान लो ये जो हमने खींचा वो परफेक्ट सर्कल है जो है नहीं, करेक्ट, राइट। तो क्या होगा, इधर की तरफ आदमी यदि कोई भी होगा खड़ा तो ये इसको तो पूरा का पूरा लग सकता है, लेकिन इसी आदमी को यहां पे यदि खड़ा कर दिया जाए तो आप समझ रहे हैं, तो उसका सिर्फ इतना ही एरिया तो एक्सपोज्ड हुआ, इज इट करेक्ट। सो इसलिए यदि सोर्स के बहुत क्लोज होगा आदमी तो उस केस में क्या होगा, यस, वो नॉन यूनिफॉर्म होगा या पार्शियल बॉडी एक्सपोजर होगा। क्लियर। इसको हटा देते हैं। ठीक है, हाँ, ओके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया कंटामिनेशन ऑफ अनप्रोटेक्टेड स्किन with radionuclides by close contact with radioactive material from an RDD। जो भी एक्सप्लोसिव है उससे क्या बोला, कंटामिनेशन ऑफ अनप्रोटेक्टेड स्किन विथ रेडियोन्यूक्लाइड बाय क्लोज कांटेक्ट विथ रेडियोएक्टिव मटेरियल। जो रेडियोएक्टिव मटेरियल के क्लोज कांटेक्ट में था और वो अनप्रोटेक्टेड था, तो उस केस में भी पार्शियल एक्सपोजर ही लगेगा उस एरिया को, स्किन को। और फ्रॉम फॉल आउट, एक और किस केस में होगा, फ्रॉम फॉल आउट में प्रोड्यूस एक्सटेंसिव लोकलाइज्ड डैमेज टू द स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यू। फॉल आउट मतलब, फॉल आउट का मतलब हुआ कि हमने बोला वहां पे जहां पे भी एक्सप्लोजन होता है, रेडियो एक्टिविटी जो होती है पहले तो बहुत तेजी के साथ आसमान में उड़ती है, एंड देन उसके बाद धीरे धीरे प्रेसिपिटेट होती है विंड डायरेक्शन से। विंड जो के थ्रू जो होता है वो पहले घूमेगा और फिर धीरे 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 डाउनविंड जो होगा वो उसको नीचे की तरफ लेकर के आएगा। तो मान लो कि डाउनविंड का डायरेक्शन ये था, राइट, और यहीं पे आप खड़े थे और यहीं पे आकर के आपके ऊपर पूरा का पूरा पड़ा। तो जिस बॉडी एरिया में जहां पे ये डिपोजिट होगा वो वहां पे पार्शियल एक्सपोजर ज्यादा लगेगा। ठीक है जी। तो फॉल आउट में produce extensive localized damage to skin and underlying tissues. For radioactive material taken into the body,
The absorbed dose distribution will depend on the route of intake and the kinetics of radionuclide determined by its chemical and physical property. ये काम की बात है. क्या बोल रहा है? For radioactive material taken into the body, the absorbed dose distribution जो होगा, मतलब बॉडी के में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा या पार्शियल होगा, कैसे डोज डिस्ट्रीब्यूट होगा हर ऑर्गन को, वो डिपेंड किस पे करेगा कि रूट ऑफ इनटेक क्या है, किस रूट से होके चला. लंग्स से होकर के आया तो लंग्स में सबसे ज्यादा टाइम रहेगा, फिर उसके बाद इनटेक शुरू होगा तो उसको लगेगा. उसी तरह से कौन सा रूट जो है, किस रूट ऑफ इनटेक उसका क्या था, एंड द काइनेटिक्स ऑफ radionuclides determined by its chemical and physical property. बाकी जो है रेडियोन्यूक्लियाइड्स जो भी है उसका बॉडी में उसका काइनेटिक्स क्या है, मतलब कितनी देर के बाद एक ऑर्गन से दूसरे में आ रहा है, फिर दूसरे से तीसरे में आया और फिर फाइनली वो इल्यूमिनेट हो रहा है. करेक्ट? ठीक है. और काइनेटिक्स वही, काइनेटिक्स विल बी डिटरमिन. काइनेटिक्स किस पे डिटरमिन होगा कि केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी उस रेडियोन्यूक्लियाइड्स और जो उसकी कैसी है, क्या है. राइट? चले? गुड. Some radionuclides are distributed essentially uniformly in body tissue. जैसे एग्जाम्पल है सीजियम 137. अब देखो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना सकता हूँ बड़े आराम से. ट्रू फॉल्स ऑब्जेक्टिव. कौन सा रेडियोन्यूक्लियाइड्स है जो यूनिफॉर्मली बॉडी टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट? वेयर इज अदर रेडियोन्यूक्लियाइड्स आर प्रेफरेंशियली डिपोजिटेड इन certain organs or tissue like iodine 131 in thyroid. तो आयोडीन 131 का अपटेक थायराइड में होगा तो पार्शियल बॉडी एक्सपोजर. सीजियम 137 पूरी बॉडी में यूनिफॉर्मली. तो अच्छा है ना, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल गया. हम ऐसे ही चाहते हैं ना स्टूडेंट्स. ठीक है. अब रेडिएशन कार्सिनोजेनेसिस वाला आ गया. ठीक है. पहले जो था डिटर्मिनिस्टिक थ्रेशोल्ड, जो डिटर्मिनिस्टिक वाला जो पार्ट जो था वो हमने डिस्कस कर लिया. एक्यूट एक्सपोजर में लगेगा, ये डिटर्मिनिस्टिक होगा, क्या क्या चीजें होंगी, वो सारी चीज डिस्कस करें. और देखो कोई बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं था एग्जाम में लिखने के लिए, तो अच्छा है एक टेबल रट्टा मारना, उसी को एक्सप्लेन करना और बाकी चीज थोड़ा बहुत इधर उधर स्केलेटन, मतलब स्केलेटन तो बन गया ये, और बाकी मसल्स कैसे लगाने, सुंदर सा रूप देने के लिए कुछ न कुछ चीजें इधर उधर उसको एक्सप्लेन कर दो, काम निकल जाएगा. राइट? ठीक है. चलो रेडिएशन कार्सिनोजेनेसिस आगे देखते हैं. कैंसर इंक्लूडिंग ल्यूकीमिया हैज बीन क्लियरली लिंक्ड विथ एक्सपोजर टू आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड इज लाइकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट एट एब्जॉर्ब डोज बिलो 1 ग्रे. ठीक है. एक क्या बोला सर जी? कैंसर इंक्लूडिंग ल्यूकीमिया is the likely most important effect at absorbed dose below 1 gray. ये दोनों चीजें मतलब कौन सी? मतलब देखो बोला कैंसर इंक्लूडिंग ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया भी होएगा और अदर कैंसर्स भी आगे, राइट? और ये बोल रहा है कि यदि एक्सपोजर जो है हमारा 1 ग्रे के आसपास में है, डोज बिलो 1 ग्रे है यदि, तभी भी ये इंड्यूस हो जाएगा ल्यूकेमिया और कैंसर. 1 ग्रे से कम एक्सपोजर पे भी ये हो सकता है. तो डिपेंडेंट तो है ही नहीं, थ्रेशोल्ड है ही नहीं इसके लिए. ठीक है. तो बिलो 1 ग्रे पे ये दिख जाएगा, हो जाएगा ये. ओवर द लास्ट 5 decades, thousands of papers on radiation carcinogenesis have appeared in scientific literature. The most careful analysis and review of this field is provided in periodic reports of United Nations Scientific Committee
on effects of atomic radiation, UNSCARE, right? UNSCARE 2000 में, अब तो इसके बाद का भी आ गया है, 2010 में शायद एक और रिपोर्ट आई है इसकी, ये तो 2000 के आसपास का ही ये रिपोर्ट है। हाँ, जो ये वाला जो था, हाँ पढ़ रहे, राइट। लेकिन देखो ये पुराना भी रिपोर्ट है तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो जो चीज डिस्कस करी है ना वो सारी वैलिड आज भी है, क्योंकि वो जो भी डिस्कस कर रहा है उसके इफेक्ट को डिस्कस कर रहा है, सिचुएशंस बता रहा है, राइट, और उसके कैसे मैनेजमेंट करना, वो चीज चेंज नहीं होने वाला है। ओके, ठीक है। UNSCARE एंड यूएस नेशनल रिसर्च काउंसिल कमिटी ऑन बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन, जो ये दो जो है कमिटी जो है वो उन लोगों ने इस जो लो डोज पे जो इफेक्ट जो होता है या रेडिएशन कार्सिनोजेनेसिस से रिलेटेड जो इफेक्ट होते हैं उससे रिलेटेड इन्होंने रिपोर्ट जो है कंपाइल किया हुआ है। तो देखना है तो लेटेस्ट रिपोर्ट आप UNSCARE का भी देख सकते हो, राइट, या यहाँ पे आपको चीजें मिल सकते हैं। लेकिन टेक होम मैसेज क्या है कि लेस देन 1 ग्रे का एक्सपोजर भी है तो उस केस में कैंसर और ल्यूकेमिया का इंडक्शन हो सकता है। एंड दिस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफेक्ट्स हैं जो आयोनाइजिंग रेडिएशन के हैं, राइट। तो यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा डियर, बिलो 1 ग्रे विच, समझ गए, करेक्ट, या वाइवा के भी क्वेश्चन बन जाएगा, कौन सा इफेक्ट आएगा, कौन सा दिखेगा, क्या दिखेगा, नहीं, चलो हम बता रहे हैं। अच्छा तो आपका ऑप्शन दे रहे हैं, बताइए क्या है। तो एग्जामिनर कई बार ऐसा भी आपको देता है हिंट्स कि ऑप्शंस मिलेगा और राइट, और फिर आप आगे कुछ चीजें जो है जवाब दे सकते हो, ठीक है। ये भैया अच्छा किया। आयोनाइजिंग रेडिएशन कैन इंड्यूस आइदर बिनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर्स which are generally described as stochastic effect। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन दोनों टाइप की चीजें कर सकता है, इट कैन इंड्यूस बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। These effects these are effects without an assumed threshold, जो stochastic effect की बात कर रहा है, and for which increasing the absorbed dose to the individual increases the probability of cancer, ठीक है, but has little or no effect on its severity। The severity पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, little or no effect on severity, however the probability of cancer increases with increasing dose, absorbed dose। ठीक है जी, क्लियर है, ये तो किसी को डाउट नहीं है। तब आगे बढ़ जाते हैं, फिर क्यों टाइम वेस्ट करा जाए। Contrary to public perception, ionizing radiation is a relatively weak carcinogen। लोगों को ऐसा मतलब जो परसेप्शन है ना कि आयोनाइजिंग रेडिएशन कैंसर करेगा, सबसे ज्यादा दिमाग में लोगों की ये बात भरी हुई है। बट दिस डॉक्यूमेंट सेज important point, contrary to public perception, ionizing radiation is a relatively weak carcinogen, right। ये उतना स्ट्रॉन्ग कैंसरस एजेंट्स नहीं है जितना लोगों के दिमाग में बात बैठी हुई है। ओके, एज एन एग्जाम्पल, among the approximately 86,000 atomic bomb survivors at Hiroshima and Nagasaki who have been studied from 1950 to 1990, 40 साल का रिपोर्ट है ये, there has been an excess of 334 deaths from the solid cancer, 7,578 versus 7,244 expected। And there have been only 87 excess deaths from leukemia
249 वर्सेस 162 एक्सपेक्टेड। मतलब इसका क्या हुआ, ये लाइन का मीनिंग ये है कि जो भी इन्होंने 86,000 एटॉमिक बम सर्वाइवर्स जो थे, राइट, उनका स्टडी किया है, 40 साल का रिपोर्ट है जो फॉलोअप के बाद का, 1950 से 1990 में। तो उन्होंने क्या देखा कि 3 एक्सेस जो डेथ हुआ वो 334 हुआ है फ्रॉम सॉलिड कैंसर, जबकि एक्सपेक्टेड कितना था, 7,244 में से 7,578 में से 7,244 जो था वो एक्सपेक्टेड था, राइट। लेकिन उसमें से एक्सेस कितना मिला उनको, 334 एक्सेस डेथ हुए, करेक्ट? यस सर, यही ठीक है, ये देखो 4 4 8 3 7, राइट, और 3 2 5, सही है, करेक्ट, इतना डेथ। एंड देयर हैव ओनली बीन 87 एक्सेस डेथ फ्रॉम ल्यूकेमिया, इतने में से 249 versus 162. Epidemiology studies of these population continue, and a small excess of cancer and some other disease is still being detected more than 50 years after exposure, especially among people who were young when irradiated. क्या बोल रहा है, इपिडेमियोलॉजी स्टडी जो है ऑफ दिस पॉपुलेशन कंटिन्यू, अभी भी चल रही है, एंड ए स्मॉल एक्सेस ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज इज स्टिल बीइंग डिटेक्टेड। मतलब और भी लोगों का आएगा जो लोग स्पेशली यंग थे बेसिकली उस समय जब इनको एक्सपोजर लगा था, करेक्ट। एक्सपेक्टेड बीइंग डिटेक्टेड मोर देन 50 ईयर आफ्टर एक्सपोजर, मतलब 50 साल का जब वो होंगे, जब बच्चे जब थे जिनको एक्सपोजर लगा था उस समय पे, वो 50 साल के अभी हुए नहीं है, वो जब होंगे तो और डेटा आ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ इस स्लाइड पे जो बातें थे वो क्लियर है, बढ़िया। तो इसमें क्या था, बेसिकली लोगों का, पब्लिक का ओपिनियन ये है कि आयोनाइजिंग रेडिएशन, लोगों के दिमाग में ये बात बैठी हुई कि आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है ल्यूकीमिया और कैंसर को कॉज करता है, जबकि कंपेयर टू अदर ये वीक कार्सिनोजेनिक है। बाकी अदर कॉज से कैंसर जो है वो ज्यादा होते हैं कंपेयर टू आयोनाइजिंग रेडिएशन। ये एक मैटर, एक पॉइंट जो है यहाँ पे स्ट्रेस कर रहा है। Although many types of human tumors can be induced by radiation exposure, the sensitivity of a specific tissues to cancer induction by radiation varies significantly, and a few types of neoplasm do not appear to be radiation induced. जैसे example chronic lymphocytic leukemia, right? Let's say बोल रहा है although many types of human tumors can be induced by radiation exposure, पहले बहुत सारे कैंसर टाइप्स जो हैं वो रेडिएशन एक्सपोजर के चलते हो सकते हैं। द सेंसिटिविटी ऑफ ए स्पेसिफिक टिश्यू टू कैंसर इंडक्शन, द सेंसिटिविटी ऑफ ए स्पेसिफिक टिश्यू टू कैंसर इंडक्शन बाय रेडिएशन वेरीज सिग्निफिकेंटली। मतलब ये बोल रहे हैं कि एक टिश्यू को जो एक्सपोजर लगा हो सकता है कि वो ज्यादा सेंसिटिव हो, दूसरे टिश्यू को लगे उतना सेंसिटिव ना हो। तो ये वेरिएशंस देखने को मिलता है। एंड ए फ्यू टाइप ऑफ न्यूप्लाज्म जो है ये डू नॉट अपीयर टू बी रेडिएशन इंड्यूस्ड। मतलब ये जो है जैसे क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया जो है ये ऐसा नहीं लगता कि वो रेडिएशन से होता है, इंड्यूस होता है। वंस ए रेडियोलॉजिकल ट्यूमर occurs in a given individual, it is clinically and pathologically indistinguishable from tumors due to other causes. ये एक complications है।
कि भाई उसको वाकई में यदि किसी को ट्यूमर हुआ तो ये डिफरेंशिएट करना मुश्किल है कि भाई वो रेडिएशन से हुआ था या कोई और अदर पैथोलॉजिकल रीजन से हुआ, डेवलप हुआ। आगे चलूं? Radiation induced cancers are characterized by a latent period, that is the elapsed time between radiation exposure and the clinical appearance of the disease. क्या बोला? Radiation induced cancer are characterized by a latent period. अब ये latent period क्या है? The elapsed time between the radiation exposure and the clinical appearance of the disease. जो रेडिएशन एक्सपोजर आज हुआ और यदि वो 4 साल के बाद हो रहा है एक्सपोजर इफेक्ट दिख रहा है तो लेटेंट पीरियड जो होगा वो 4 साल का हो जाएगा। ठीक है। मिनिमम लेटेंट पीरियड्स आर 2 to 3 years फॉर ल्यूकीमिया का है, राइट। 3 to 4 years जो है वो बोन कैंसर के लिए है, 4 to 5 years फॉर थायराइड कैंसर and approximately 10 years for other solid tumors के लिए। ठीक है, ये latent period है। If tumors are found in a very short time interval after radiation exposure, causes other than ionizing radiation must be seriously suspected. बोल रहे हैं कि if tumors are found in a very short time interval आफ्टर रेडिएशन एक्सपोजर, रेडिएशन एक्सपोजर हुआ और ट्यूमर जल्दी एक्सप्रेस हुआ, ये लेटेंट पीरियड के पहले, ये तो लेटेंट पीरियड का इसलिए जानकारी जरूरी है और ये क्लिनिशियन के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक रेडिएशन प्रोटेक्शन का बंदा या जैसे मान लो हमारे जैसे लोग कोई लिटिगेशन डालता है तो ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें लेटेंट पीरियड इतना होता है, लेकिन इस आदमी को जो हुआ उसके बहुत जल्दी हो गया। इसका मतलब सिर्फ रेडिएशन ही इशू नहीं है, देयर मे बी, लाइक वही बोल रहा है कि अदर कॉजेज भी हो सकते हैं। तो बोल रहा है इफ ट्यूमर, इज इट ओके, समझ में आया? ये काम की चीज है हमारे लिए। इफ ट्यूमर्स आर फाउंड इन ए वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल आफ्टर रेडिएशन एक्सपोजर, causes other than ionizing radiation must be seriously suspected. Right? Risk of induced solid cancer has been shown to persist for 40 years or more. तक risk of induced solid cancers has been shown to persist for 40 years or more and may persist for a lifetime, although limited follow-up makes this uncertain for those exposed in early year. मतलब ये बोल रहे हैं कि जो भी हमारे पास डाटा है, लिमिटेड फॉलोअप है ना, मेक्स दिस अनसर्टेन। मतलब ये स्टेटमेंट जो है कि 40 साल या 40 साल के बाद या उससे भी ज्यादा लाइफ टाइम तक ये चीज परसिस्ट कर सकती है, इसके बारे में कमेंट करना उतना मतलब सर्टेन नहीं है, क्योंकि हमारे पास फॉलोअप जो है वो लिमिटेड है। और मैक्सिमम डेटा जो है हिरोशिमा नागासाकी से ही आ रहा है। ठीक है, आई थिंक